फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 12 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेरिएशंस एंड म्यूटेशंस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट विल डिस्कस वेरिएशन। जैसा ये नेम है, वेरिएशन, वेरी करना, डिफरेंट होना। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स हैं, जो यंग वंस हैं, वो अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं लेकिन उनके एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैंने वर्ड पे फोकस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, या दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, जिसकी वजह से जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, साथ ही साथ उसके पास कुछ खुद के फीचर्स भी होते हैं। इन केस ऑफ सिबलिंग्स ऑल्सो, जो सिबलिंग्स होते हैं ब्रदर ब्रदर या ब्रदर सिस्टर सिस्टर सिस्टर, उनके पेरेंट्स तो एक ही हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग भी हैं और कुछ हद तक वो सिमिलर भी हैं। तो जो ये अलग है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। सो हियर वेरिएशन, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट कार्बन कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। अगर वो कार्बन कॉपीज या जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे टोटली तो उनको हम लोग क्लोन बोलते हैं, विच इज ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के। इनफैक्ट नो टू ऑर्गेनिजम्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। यहाँ तक कि जो दो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी आपके एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं। दे हैव सर्टेन रिमार्केबल डिफरेंसेस। उनके पास कुछ खुद के डिफरेंसेस होते हैं जो एक दूसरे को उनसे अलग करते हैं। These differences are known as variation, और इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, variations include all changes in morphological मतलब structural, physiological that means जो function से related है, body के organ से related है जो उनका function है, behavioral characteristics। तो वेरिएशंस में ये तीनों चेंजेस आ सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल मतलब किसी भी ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड, एंड बिहेवियर से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस। इसमें हो सकता है शेप, साइज, कलर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड हैबिट्स एक्सेट्रा। वेरिएशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वेरिएशन की वजह से, अगर भाई डिफरेंट नहीं होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, तो नई जनरेशन कैसे आएगी, नया इवोल्यूशन कैसे होगा, नई स्पीसीज कैसे आएगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। मैंने यहाँ पे एक लाइन को ऐड किया, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। अगर आप देखते होंगे अपने एंसेस्टर्स को, जो हम लोग हिस्ट्री की बुक में पढ़ते आ रहे हैं, बायो आपके चैप्टर में भी है आगे इस 12th क्लास के सिलेबस में, तो जो ह्यूमंस के एंसेस्टर थे, चार पैर पे चलते थे और जो ब्रॉड उसका जो स्कल था वो ब्रॉड था, वो धीरे धीरे चेंज होते 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 अब यहाँ पे इस चेंज में बहुत ज्यादा टाइम लगा। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आया। तो वो क्यों आएगा, इन्हीं वेरिएशन की वजह से आएगा। अगर डिफरेंस ना होते इंडिविजुअल में तो इवोल्यूशन ना हुआ होता। सो वेरिएशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक मतलब जो आपका ह्यूमन से ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, बिकॉज विदाउट चेंज, क्योंकि बिना चेंज के देयर कैन बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, कोई नई चीज आए, नए चेंजेस आए। तो अगर चेंज ही नहीं होगा तो कोई चीज इवॉल्व कैसे करेगी। तो वेरिएशन उसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन केस ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेरिएशन के टाइप। तो वेरिएशंस को हम लोग ने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिया गया है सोमैटिक। सोमैटिक वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है, सोमैटिक सेल्स। और दूसरी सेल्स कौन सी होती हैं आपकी, गैमेटिक सेल्स। गैमेटिक सेल्स स्पर्म एंड ओवम लाइक एग सेल, ठीक, मेल गैमीट। तो अगर वेरिएशन गैमेटिक सेल में आता है और वो वेरिएशन फिर जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन भी होगा, then that type of variation is known as germinal variation. And if the variations occurs in the somatic cell, अगर वो variation somatic cell में हो रहा है, now what are somatic cells? gametic cell को छोड़ के बॉडी की हर एक सेल को somatic cell हम लोग बोलते हैं, और वो हर एक सेल somatic cell होती है। तो अगर somatic cell में वेरिएशन आ रहा है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही रेस्ट्रिक्ट होकर रह गया, इंडिविजुअल में ही
रेस्ट्रिक्ट होके रह गया, आगे तो जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो जो चेंज है, वो जो वेरिएशन है, वो गैमेटिक सेल में तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे वेरिएशन जो सिमेटिक सेल में होते हैं उनको हम लोग सोमैटिक वेरिएशंस बोलते हैं। तो ये दो टाइप के वेरिएशंस होंगे, डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस सोमैटिक या फिर सोमैटोजेनिक वेरिएशंस। These variations are caused by the effect of environmental factors. See, ये आपके सोमैटिक सेल्स में हो रहे हैं, गैमेटिक सेल्स में तो हो ही नहीं रहे। जो आप बन गए हो, आपकी पूरी बॉडी बन गई है, तो गैमेट में आपके नहीं हो रहे हैं। गैमेट को छोड़ के पूरी रेस्ट बॉडी में, रेस्ट बॉडी की सेल्स आपकी सोमैटिक सेल्स हैं, अगर वहां पे हो रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। These variations cause local changes in the constitution of the organism and are non-heritable. ये जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिज्म को, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सोमैटिक सेल्स में चेंजेस आए हैं, वो क्या होंगे? नॉन हेरिटेबल होंगे, आगे पास ऑन ही नहीं होंगे, क्योंकि सोमैटिक सेल्स रोल प्ले नहीं करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन में अगर जो रोल प्ले करती हैं सेल्स, वो गैमेटिक सेल्स होती हैं। अगर गैमेटिक सेल्स में वेरिएशंस आएंगे तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। दीज आर कन्फाइंड ओनली अप टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही रहते हैं। एंड लॉस विद द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उनका लॉस हो जाता है जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, आगे ये वेरिएशन पास ऑन नहीं होते हैं। These variations do not play any significant role from जेनेटिकल एंड इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे आपको फोकस करना है। जो ये वेरिएशन है जो सोमैटिक सेल्स में हो रहे हैं, ये आपका आगे पास ऑन भी नहीं हो रहा है और इवोल्यूशन में भी रोल प्ले नहीं करते हैं। इवोल्यूशन में रोल प्ले कौन से वेरिएशंस करते हैं? आपके जर्मिनल वेरिएशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनल, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक या फिर जेनेटिकल वेरिएशंस। इसके तीन नाम है। ब्लास्टोजेनिक क्यों बोला गया? क्योंकि एक स्टेज आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ब्लास्टोसिस्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। So in case of germinal variations are produced due to the changes in the germ plasm of an organism. That means we are talking about the gametic cells. So since germ cells participate in gamete production, gamete जो इससे बनता है उन cells को हम लोग क्या बोलते हैं? Gametocytes, and here it is written as germ cells. तो डिवाइड होंगी, फर्दर आपका फॉर्म करेंगे ओवम एंड स्पर्म को। तो गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, एंड गैमेट के फॉर्मेशन के बाद उनका फ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड जेनेटिकल वेरिएशंस बिकॉज दीज आर इनहेरिटेबल। ये क्या होते हैं? आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। आगे लिखा भी हुआ है, पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ओनली दीज वेरिएशंस आर सिग्निफिकेंट। यही वेरिएशंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। इवोल्यूशन के लिए यही जर्मिनल या फिर ब्लास्टोजेनिक आप बोल सकते हो, जेनेटिकल वेरिएशंस ही रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा म्यूटेशन था। म्यूटेशन आपका एनी सडन चेंज इन द जीन या सीक्वेंस ऑफ अ जीन, इट इज नोन एज म्यूटेशंस। ये अच्छा भी हो सकता है, या आपका इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है, एडवांटेजेस भी है और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हियर आपको मैं पहले जीन के बारे में बता देती हूँ। जो जीन होता है वो आपका डीएनए का सेगमेंट होता है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है। तो जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो डीएनए में आपके 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो कि डिफर होते हैं आपका एक दूसरे से, और उनका जो सीक्वेंस होता है पर्टिकुलर जीन में वो अलग अलग होता है। अब इसको कैसे समझना है, कुछ बच्चों के ऊपर से गया होगा। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूम के आ जाओ, जो आपने इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़े हैं वो कितने पढ़े हैं? 26। कहां से कहां तक? A to Z। अब आप यहां से इंडिया में हो, इंडिया से आप यूरोप में गए, स्पेन गए, ठीक, आप कनाडा गए, अमेरिका गए, हर जगह गए आप। अब वहां पे कहीं पे भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा होगा तो यही A to Z 26 लेटर को ही तो यूज करके लिखा हुआ होगा। एक वर्ड में कुछ लेटर्स रिपीट होते हैं, एक सेंटेंस में अलग अलग टाइम बार रिपीट होते हैं और उनका रखने का पैटर्न अलग अलग होता है। जस्ट लाइक योर स्पेलिंग ऑफ योर नेम। अगर आपका नेम है, अगर मेरा नाम मैं यहाँ पे लिखती हूँ कृतिका, ठीक है, कृतिका में 2 जगह पे के है, 1 और 2। अब इस के को कहीं और प्लेस कर सकते थे अगर मेरे नाम को स्पेल करना है, नहीं। सिमिलरली जस्ट के बाद आर लगा हुआ है,
को और कहीं प्लेस नहीं कर सकते थे, एंड इन्हीं लेटर से कोई और वर्ड्स भी बन सकता है जो मेरे नाम में यूज हो रहे हैं। तो ये सीक्वेंस फिक्स है ना। सिमिलरली जो आपका जीन होता है उसमें भी ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस अलग अलग तरह से प्लेस्ड होते हैं इन जस्ट लाइक अ स्पेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर नेम। किसी भी चीज की या पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग जैसे लिखते हैं उसी तरह से जीन में भी हर एक नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है, कितने टाइम रिपीट होगा, वो आपका फिक्स होता है। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखने के लिए लेटर्स हैं तो स्पेलिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, अगर डिफरेंट और होते तो छोटी होती। तो ये रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है, इनके सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अगेन जो आपका न्यूक्लियो, अब इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर भी अटैच होते हैं डीएनए में, एंड कंप्लीट हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपका अलग अलग होता है, एटीजीसी का, ए एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस है जो आपने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़े होंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से स्टडी करेंगे उसको। तो डीएनए के, जीन के सीक्वेंस में एकदम से चेंज आ जाए, उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो रीड कर लेते हैं कंटेंट को, एंड जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एक बार फिर से इस टॉपिक को रिकॉल करेंगे हम। एनी सडन हेरिटेबल चेंज, जो हेरिट हो रहा हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा हो। अगर आपने देखा होगा कोई इंडिविजुअल है, उसकी पूरी जनरेशन में किसी भी इंडिविजुअल की, उसकी पूरी फैमिली में किसी भी इंडिविजुअल की ब्लू आईज थी ही नहीं, लेकिन एकदम से उनकी फैमिली में एक नया इंडिविजुअल आया जिसकी ब्लू आईज आ गई। ठीक, कहीं फैमिली में किसी में भी आपकी ब्लू आईज नहीं थी, ना फादर साइड ना मदर साइड, कहीं पे भी। किसी वजह से जो आई के कलर के लिए जीन था उसमें चेंजेस आ गए, और वो चेंज आगे नेक्स्ट उस बेबी में पास ऑन हो गया, उसकी आई का कलर चेंज हो गया। ना तो वो मदर साइड की फैमिली में था वो जीन, ना ही वो फादर साइड की फैमिली में था। तो ये चेंज को ही हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन बोल रहे हैं। इसको हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो हियर एनी सडन हेरिटेबल चेंज, जो हेरिट होता है, पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन इन द जेनेटिक मेकअप, यहाँ पे लिखा है जीनोटाइप, यही जो सीक्वेंस बताया था ना डीएनए में फिक्स होता है हर एक जीन का, तो उसमें चेंज आ जाए ऑफ द ऑर्गेनिज्म अदर देन विच इज कॉज्ड बाय सिंपल रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। रिकॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे, रिकॉम्बिनेशन आपका अलग फिनोमिनन है, एकदम से सडन चेंज आ जाए। रिकॉम्बिनेशन में चेंज हो जाता है सेगमेंट दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, उसकी वजह से नहीं। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अगेन रीड दिस लाइन, एनी सडन हेरिटेबल चेंज, जो हेरिट होता है जेनेटिक मेकअप, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म के, is called mutation, and the term mutation was introduced by Hugo de Vries, और Hugo de Vries का यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है 1848 to 1935। This term was used by Vries for a large and suddenly appearing discontinuous variation। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन बोला ना कि अभी फैमिली में कोई भी ऐसी आई कलर का इंडिविजुअल नहीं था ब्लू आइज का, लेकिन उस फैमिली में ब्लू आइज का इंडिविजुअल आ गया, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन फिर हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आया। He also proposed theory of mutation। उन्होंने ह्यूगो de Vries ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को प्रपोज किया, एंड इस पे आपको फोकस करना है। आईएससी के बोर्ड एग्जाम में आपका साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो दो इस बार से पूछे जा रहे हैं, दो साइंटिस्ट में, जिसमें ह्यूगो de Vries है। तो आपको यहाँ पे लिखना है he proposed the theory of mutation after performing his mutational and breeding experiment on evening primrose, या इसका साइंटिफिक नेम है Ornithera lamarckiana। इस पे इन्होंने म्यूटेशंस को स्टडी किया था। So here modern theory of mutation was proposed by Hugo de Vries। Its silent points are, जो थ्योरी है म्यूटेशन की उसके पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं अब हम लोग। म्यूटेशंस आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सब पे ही हो सकते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म पे हो सकते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए है तो जीन प्रेजेंट होंगे, और जीन है तो फिर म्यूटेशन हो ही सकता है। कभी कभी बच्चे स्पेलिंग गलत लिख देते हैं ना बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे भी आपका, हम भी खुद लिख देते हैं स्पेलिंग कभी कभी बाय मिस्टेक गलत हो जाती है। तो सिमिलरली म्यूटेशन आपका हर एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, एंड अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशंस अकर एट रैंडम, ये रैंडम फैशन में होता है, ऐसा नहीं जानबूझ के किया जा रहा हो, रैंडमली होता है। म्यूटेशन रिजल्ट्स एज अ चेंज इन द जर्म प्लाज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, तो ये किस में चेंजेस आएंगे, ना कि सोमैटिक सेल में तो नहीं आएंगे। सोमैटिक सेल्स तो उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाती हैं, तो जर्म प्लाज्म में आते हैं। जर्म प्लाज्म दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट गैमीट्स या गैमीट फॉर्मिंग सेल्स।
म्यूटेशन अफेक्टिंग जर्म सेल्स आर ओनली हेरिटेबल, वो म्यूटेशंस जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करते हैं वही हेरिटेबल होंगे। इसका घुमा के फिर से वही लिख दिया है उसी लाइन को। म्यूटेशंस में बी डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ये आपके डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं। नाउ अगेन टेक द सेम एग्जांपल। हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर सपोज 7 है, 7 में यहाँ पे आई के कलर का जीन है, रिकॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं अब हम, आई के कलर का जीन है, ठीक। अब ये आई के कलर के भाई इसके 2 पेयर होंगे आई के कलर का, तो इस आई के कलर में के जीन में डिफेक्ट आ गया, मतलब एकदम से सडन चेंज आ गया जो नॉर्मली नहीं होता है विदाउट रिकॉम्बिनेशन। सडन चेंज आया, सडन चेंज आया, लेकिन इस आई के कलर का एक सही सीधा साधा मतलब अच्छा जीन जो नॉर्मल जीन था वो तो यहाँ पे प्रेजेंट था ना। तो अगर नॉर्मल जीन और जो इसमें म्यूटेशन आया वो दोनों प्रेजेंट है और ये नॉर्मल जीन एक्सप्रेस होता है, आपके पास 2 बुक्स हैं, एक बुक के पेजेस में कलर्ड है, सही से प्रिंट नहीं है, लेटर्स नहीं प्रिंट है, तो आप किसको यूज करोगे जो सही होगी। तो यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम के हमारे पास 2 कॉपी है, तो हमने सही वाले ने कोई चूज कर लिया और आई कलर वही रहा, चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम बोलेंगे ये जो म्यूटेशन है ये रेसेसिव है, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, चेंज तो आया लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, इंडिविजुअल की आई का कलर ब्लू नहीं हुआ या कोई और कलर नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे अगर ये नॉर्मल जीन भी प्रेजेंट है, आई की जीन में चेंज नहीं आया था और यहाँ पे आई के जीन में चेंज आ गया और ये एक्सप्रेस कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन प्रेजेंट था, फिर जिसमें चेंजेस आए वो एक्सप्रेस हो गया, तब हम बोलेंगे ये डोमिनेट कर गया, डोमिनेट हो गया। तो ये जो म्यूटेशंस होते हैं वो डोमिनेंट एंड रेसेसिव दोनों ही हो सकते हैं। अगेन एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी जीन में अगर चेंज आता है, किसी भी जीन में अगर चेंज होता है तो सपोज वो क्रोमोसोम जो पेयर है उसके एक ही क्रोमोसोम पे वो चेंज आया है, एक ही क्रोमोसोम पे आया है और ये चेंज अगर एक्सप्रेस हो जा रहा है देन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज अ डोमिनेंट म्यूटेशन। लेकिन अगर ये जीन जो इंडिविजुअल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि नॉर्मल जीन इसका प्रेजेंट है, तब हम इसको बोलेंगे रेसेसिव म्यूटेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, भले ही चेंज आ गया हो लेकिन इसका सही वाला नॉर्मल जीन प्रेजेंट है जिसमें चेंजेस नहीं हुए। However, recessive mutations are more frequent, इसीलिए recessive mutations ज्यादातर होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते हैं। अगर एक सही जीन प्रेजेंट है तो सही जीन वाला ही एक्सप्रेस होगा, म्यूटेटेड जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। म्यूटेशन इज द ओनली नोन मेथड बाय विच डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन आर फॉर्म। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म को या अल्टरनेट वाली फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब आप ह्यूमन की पॉपुलेशन में देख लो, जो आप एक बोल देते हैं मार्केट में आई के कलर कितने सारे अवेलेबल हैं। मार्केट मतलब क्या हो गया, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट आई के कलर के इंडिविजुअल्स हैं, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। तो ये एक ही जीन था जिसमें चेंजेस आए जिसकी वजह से डिफरेंट आपकी फॉर्म आई एक करेक्टर की लेके। तो ये किसकी वजह से आई थी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, म्यूटेशन की ही वजह से आई है। सिमिलरली जो बिटल्स का कलर है, बिटल्स देखते हैं, जानते हैं छोटे छोटे बिटल्स होते हैं कलरफुल, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं रोज के फ्लावर की ही बात कर लेते हैं। जो रोज फ्लावर होता है वो बिटल्स ना जानिए आप, अभी कुछ आपको इमेज यहाँ पे मैंने इंसर्ट नहीं की। जो रोज का फ्लावर है ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, तो रोज के कलर के ब्लैक है, येलो है, रेड है, पिंक है। तो ये कलर्स कैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट आए, पहले से इसकी जीन प्रेजेंट तो नहीं, एक ही जीन में थोड़ा सा चेंज हुआ तो रेड कलर आ गया, एक ही जीन में थोड़ा सा चेंज हुआ तो येलो कलर आ गया। तो ये डिफरेंट जीन्स के जो एलील्स हैं वो किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं, दे फॉर्म बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। ये कौन बता रहा है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डुबेराइस। म्यूटेशंस आर ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड, म्यूटेशंस आपके हर मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, कितने ज्यादा कितने कम, कम ज्यादा मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितने ज्यादा कितने कम। तो हर बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाए या थोड़ा सा ही चेंज हो तो ये ऑल मैग्नीट्यूड के होते हैं। माइल्ड म्यूटेशंस आर मोर कॉमन देन द सीवियर म्यूटेशन, माइल्ड म्यूटेशन ज्यादातर होते हैं, सीवियर म्यूटेशन बहुत कम होते हैं। म्यूटेशन अलोन डज नॉट प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज, सिर्फ म्यूटेशन से ही नई स्पीसीज नहीं प्रोड्यूस होती, वेरिएशंस भी उसका कॉज होते हैं। एंड इट ओनली प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ये सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इवोल्यूशन के लिए। जो मेन इवोल्यूशन के लिए रोल प्ले करता है वो आपका जर्मिनल वेरिएशन होता है। यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं म्यूटेशन के टाइप का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर एक टाइप के म्यूटेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट
म्यूटेशन को हम लोग ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड जीन और पॉइंट म्यूटेशन। जब पूरे पूरे क्रोमोसोम की वजह से कोई चेंज आता है इंडिविजुअल में, क्रोमोसोम इज अ पैकेज फॉर्म ऑफ डीएनए, तो पूरे क्रोमोसोम की वजह से चेंज आएगा या म्यूटेशन होगा, उसको हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे। जब किसी पर्टिकुलर जीन में ही म्यूटेशन होगा, ठीक, जीन क्या था आपका, सिर्फ जीन आपका डीएनए का सेगमेंट था दैट कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोडक्ट, नॉट अ होल डीएनए, नॉट अ होल क्रोमोसोम। तो जब आपका जीन में म्यूटेशन आएगा और जीन अपने पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है, जीन आपका सेगमेंट है, इसलिए हम उसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोल रहे हैं। अगेन क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल एब्रेशन एंड न्यूमेरिकल एब्रेशन, मतलब चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये आपका सेंट्रोसोम होता है, नॉट सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर होता है उसकी लोकेशन पे, या टीलोमियर होता है उसकी लोकेशन पे, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, देन इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एब्रेशन। या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाते हैं। नंबर में कैसे चेंज आएंगे, इसमें आपका एन्यूप्लॉइडी है, यूप्लॉइडी है, 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर मिस्ड और एडेड। सपोज हम लोगों में टोटल 46 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम हट गया 45 आ गया, या 2 क्रोमोसोम हट गया 44 हो गया, तो ये आपका न्यूमेरिकल एब्रेशन में एन्यूप्लॉइडी है। नेक्स्ट है हमारा यूप्लॉइडी, जहां पर कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम इज एडेड और बिस्ड। हम लोगों में 23 पेयर्स हैं, ये ह्यूमन की ले रहे हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा पूरा कंप्लीट सेट हो। तो 23 पेयर में आपका 23 के ट्रिपलेट में भी हो सकते हैं, या सिर्फ 23 तो गैमेटिक सेल में होते हैं, लेकिन सिर्फ 23 हर एक सोमेटिक सेल में आ जाए, तो पूरा पूरा सेट या तो ऐड हो जाए या मिस हो जाए पूरे पेयर्स में, तब हम इसको क्या बोलेंगे, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, अब ये पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, सिर्फ आप इस फ्लो चार्ट को देख लीजिए। जीन में या फिर आपका पॉइंट म्यूटेशन में देखते हैं क्या है, चेंजेस इन द जीन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस। या तो जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, न्यूक्लियोटाइड जो हमने बताया था ना, एक पर्टिकुलर स्पेलिंग की तरह आपके 4 न्यूक्लियोटाइड अरेंज रहते हैं पर्टिकुलर जीन में। हीमोग्लोबिन का है तो हम हीमोग्लोबिन मेरे में, आप में, वो सीक्वेंस फिक्स है, ठीक, वो चेंज नहीं होता है। जो जीन के सीक्वेंस है वो हर एक इंडिविजुअल में फिक्स है। तो जीन में अगर उसमें वहां पे चेंज आ जाता है, देन इट इज नोन एज जीन म्यूटेशन। इसमें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में ट्रांजिशन है एंड ट्रांसवर्जन है। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपके घर में कोई आता है, आपको चाय बनाने को बोल दिया, आपके घर में चीनी नहीं है, तो चीनी का सब्स्टिट्यूट आप क्या यूज करोगे, गुड़ यूज करोगे, जैगरी, या फिर मीठे वाले जो बताशे होते हैं उसको, मतलब जो स्वीट होगा उसी चीज को यूज करोगे ना। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में आएगा, डिटेल में स्टडी बाद में करेंगे। एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, रीडिंग का फ्रेम, जो जीन को रीड करने वाला फ्रेम भी होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट बनना होता है उसकी अलग ही मीनिंग हो जाती है, वो बनता ही नहीं। तो इट इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये आपका म्यूटेशन का फ्लो चार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सारे टाइप के म्यूटेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। So this is all about today's lecture.